गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। स्वागत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्य लेक्चर्स में। बच्चों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी का ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। पूरा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, आज तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। डायूरेटिक्स एक ड्रग, एक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर आता है जो क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स वो क्लास होती है ड्रग्स की जो क्या करते हैं, हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं। उनको क्या कहते हैं, हम लोग डायूरेटिक्स कहते हैं। देखिए आगे बढ़े। देखिए बच्चों, डायूरेटिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जो एनाटॉमी है किडनी की उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि डायूरेटिक्स रिलेटेड होता है आपकी बिल्कुल किडनीज से। तो किडनीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा डायूरेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए किडनी के बारे में, वेट 0.5% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, 81 to 160 ग्राम। दूसरा इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं तो एक जो सिनोनिम रखा गया है, बेस रखा गया है। देखिए कैसे, बी से होता है बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, वॉल्यूम, पीएच और बीपी। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जो सेल फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कौन करता है, किडनीज करती है। दूसरी बात है वॉल्यूम। वॉल्यूम से मतलब है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम है फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम ये, और दूसरा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो इन दोनों को ही कौन कंट्रोल करके रखता है, इस वॉल्यूम को, इसको कौन बैलेंस करता है, किडनीज बैलेंस करती है। तीसरा जो काम होता है किडनीज का वो होता है पीएच को बैलेंस करना। पीएच यानी बॉडी में एसिडिक है, ठीक है, एल्कलाइन है, ठीक है, तो उस पीएच को भी कौन मेंटेन करता है, किडनीज मेंटेन करती है। चौथा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में आपने एंजियोटेंसिन, रेनिन जो सिक्रीट होता है किडनी से, वो वाली पैथोफिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी। तो बीपी को भी कौन कंट्रोल करता है, किडनीज कंट्रोल करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ए से। ए में मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। एस से है सिंथेसिस ऑफ इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन बच्चों हमारे कहाँ हेल्प करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, इरेथ्रोपोइटिन हेल्प करता है। और इरेथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, किडनी से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, चौथा है एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक। जो मेटाबॉलिक जितने भी एक्सक्रीशन होते हैं, वेस्ट होता है, उनको क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, काम है ट्रांसपोर्ट टाइप। ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये सारा काम कौन करते हैं, किडनीज करते हैं। ठीक है, देखें आगे बढ़े। देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं डायूरेटिक्स पे। देखिए डायूरेटिक्स में जो आपको पढ़ाऊंगा वो डायूरेटिक्स में आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। डायूरेटिक्स बेसिकली जो ड्रग्स हैं उसके अंदर, तो हर ड्रग का अपना एक नेफ्रॉन के एक पार्ट में एक्ट करता है। एक एक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन जो उसमें बने हुए हैं, हर ड्रग नेफ्रॉन के कोई ना कोई पार्ट पे एक्ट करता है। तो हम ही उस पार्ट को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ड्रग्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला डायरेटिक्स। देखिए डायरेटिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या बोला बच्चों, विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं डायरेटिक्स, कॉजिंग अ नेट लॉस ऑफ सोडियम। ठीक है, क्या करते हैं, सोडियम को क्या, देखिए आपको पता है कि सोडियम क्या होता है, सब रीएब्जॉर्ब होता है किडनीज में। ठीक है,
लेकिन कॉजिंग द नेट लॉस ऑफ सोडियम, देखिए यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ ये सोडियम को भी लॉस करवाता है। कैसे करवाता है ये हम लोग आगे देखेंगे। एंड वाटर, ठीक है, सोडियम और वाटर का क्या कराता है, लॉस करवाता है, ठीक है, बाय इंटरफेसिंग विद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम वेरियस सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सॉल्यूट्स का, उसके मैकेनिज्म को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, सॉल्यूट्स मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में क्या है, जो घुले हुए हैं, ठीक है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, फ्रॉम द वेरियस सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है चीज कि डायबिटीज क्या होते हैं, वो ड्रग्स, वो क्लास ऑफ ड्रग्स जो क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा देती है। और मेनली किसका एक्सक्रीशन करती है, सोडियम और वाटर का। ये आपको याद रखना है, किसका, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायबिटिक्स आर द ड्रग्स दैट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, डायबिटिक्स ऑफ द क्लास ऑफ विच प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ द किडनीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर ड्रग होती है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। देखो कहाँ का यूज होता है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग होता है, कार्डियोवास्कुलर मैनेजमेंट में इसको यूज में लेते हैं, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में इसको लेते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर में कैसे, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है और एंटी हाइपरटेंसिव है जिनमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, सीकेडी है उससे रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो ब्लड का वॉल्यूम है उनको कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, सोडियम मूवमेंट इज फॉलोड ऑस्मोटिकली बाय वाटर और डायलिसिस। ठीक है, रिड्यूस डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, एडिमा को रिड्यूस करते हैं और उससे क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ये सारे काम क्या होते हैं, डायरेटिक्स के होते हैं। समझ गए मेरी बात को, कहाँ कहाँ हम लोग इस ड्रग को यूज में लेते हैं, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए, ठीक है, और एडिमा को कम करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव जो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम क्या होते हैं, डायरेटिक्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। देखो बच्चों, ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो ड्रग्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स है, ड्रग्स एक्टिंग एंड प्रोक्सिमल टबल, यानी पीसीटी में जो ड्रग एक्ट करती है, याद रखें, ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली उनके जो नेफ्रॉन है जिस पार्ट पे वो ऐड करते हैं उस पार्ट के बेस पे इसको अलग अलग किया गया है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं ड्रग्स एक्टिंग एट पीसीटी, पीसी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके साइड के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो आपको ये बहुत इजी से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, पहली क्लास ऑफ ड्रग्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, ड्रग्स एक्ट ऑन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो ड्रग्स एक्ट करती हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जो किडनी के जो किडनीज में जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, ग्लैमरुलस होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो ड्रग्स एक्ट करते हैं वो उसका पहला क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं पीसीटी के बारे में कि पीसीटी आखिर करता क्या है। ठीक है, पीसीटी कहाँ पे होता है, जब हम लोग उसका फंक्शन कर लेंगे
हमको फंक्शन पढ़ लेंगे तो हमको बहुत इजी हो जाएगा ड्रग को समझने में। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, कहाँ पे होता है, देखिए ये होता है यहाँ पे, ये है बोमन कैप्सूल, ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल है। उसके बाद जो आपको साइड 1 दिख रही है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों, देखें बेसिकली याद रखें, सबसे ज्यादा सोडियम और सबसे ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होता है पीसीटी में होता है। कहाँ पे होता है, पीसीटी में। सबसे ज्यादा सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन मतलब समझ रहे हो तो, रीएब्जॉर्प्शन मतलब ल्यूमन से सेल के अंदर जाना। ये ल्यूमन है जो, इसके से सेल के अंदर क्या होता है, यानी ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड में दोबारा से जो सोडियम और वाटर है उसको रिब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा कौन करता है, पीसीटी करता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, सोडियम और वाटर को सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करता है नेफ्रॉन में, वो करता है पीसीटी। ठीक है, और पहला पार्ट होता है, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के बाद जो पहला पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट सोडियम इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब, क्लोराइड इज रीअब्जॉर्ब पैसिवली अलोंग विद द सोडियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों एक पैथोफिजियोलॉजी है, वो आपको मैं समझाऊंगा। देखिए देखिए बच्चों, एट पीसीटी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिए बच्चों, इसमें एक पैथोफिजियोलॉजी होती है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O आप मिलके बनाते हैं H2CO3, H2CO3। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। अब ये जो H2CO3 होता है ये स्प्लिट होता है दो में, स्प्लिट होता है दो में, H प्लस आयन प्लस HCO3। ठीक है, ये क्या होता है, H प्लस आयन में बाद में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो इसका अलग होता है, अलग हो जाता है, और बाइकार्बोनेट HCO3 जो है ये बाइकार्बोनेट में ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद क्या होता है, सोडियम यहाँ पे क्या होता है, सोडियम ऐड होता है। ठीक है, सोडियम जैसे यहाँ पे आता है तो ये H प्लस आयन प्लस NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में और वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी ऐसे जो है सोडियम क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, क्या करता है, बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये कंडीशन है, देखिए H प्लस आयन जो ये टूटा है SCO3 में, तो बच्चों ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के कारण, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या होता है, एंजाइम होता है इसके पीछे, ये क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के कारण ही जो ये बाइकार्बोनेट है ये सोडियम के साथ मिलेगा और दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। लेकिन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो हम लोग जिस क्लास का ड्रग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या करता है, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जब यहाँ पे जब ये वाली रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी बच्चों, तो ब्लॉक होने के बाद SCO3 क्या होगा, NaSCO3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये रीअब्सॉर्ब सोडियम नहीं होगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा,
बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो क्या होगा, यूरिन के फ्लो के साथ बाहर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट्स जो है वो रीअब्सॉर्ब तो हो ही नहीं, जिसके कारण क्या होगा, वाटर का भी क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, हम लोग फिर से वही पीसीटी पे आ गए हैं। ठीक है, बात हम लोग कर रहे थे, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला ड्रग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्या आता है, एसिटाजोलामाइड आता है। ठीक है, बहुत सारे ड्रग है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो पीसीटी होता है वहाँ पे सोडियम और वाटर, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन हमको सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब होने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन क्या हो, बाहर जाए, वो रीअब्सॉर्ब बॉडी में ना हो। तो हम उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, जो किसको कन्वर्ट करता है, H2CO3 को H प्लस आयन प्लस HCO3 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसमें सोडियम जब तक उसमें ऐड नहीं होगा तब तक वो बॉडी से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जैसे ही सोडियम को रीअब्सॉर्ब होता है तो वो बन जाता है NaSCO3। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ से जो एसिटाजोलामाइड है, इसने क्या किया, उस कार्बोनिक जो एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रहा है उसको क्या करा, ब्लॉक कर दिया। जैसे वो ब्लॉक होगा तो H प्लस आयन क्या है, वो बढ़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो यूरिन के फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगा। तो सर आपको पहला ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स जो हम लोगों को देखनी है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में जो ड्रग्स क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है, उनको बोलते हैं लूप डायरेटिक्स। क्या बोलते हैं उनको, लूप डायरेटिक्स। पहला क्लास में क्या पढ़ा हमने, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हमने पढ़ा। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, both CO2 and H2O diffuse into tubular cell where H2CO3 is formed under the influence of carbonic anhydrous। ठीक है, वही पूरी बात है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट into H plus ion and HCO3। ठीक है, the H2CO3 dissociates into CO2 and H2, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एसिटाजोलामाइड इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या करती है, उस एंजाइम को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम इज एक्सक्रीटेड अलोंग विद HCO3 यूरिन। ठीक है, ये है। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं बनेगा बच्चों, H प्लस आयन बनेगा नहीं, और H प्लस आयन बनेगा नहीं तो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि सोडियम के साथ ही रिएक्ट होने के बाद वो क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूजेस हम लोग पढ़ लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के यूज क्या क्या होते हैं। देखिए पहला देखिए, इसको यूज में ले जाता है ग्लूकोमा में। ठीक है, ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्थेल्मो की ये एक डिजीज कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, पेशेंट का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको पेन बहुत ज़्यादा फील होता है, वॉमिटिंग उसको होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या एसिटाजोलामाइड का यूज करेंगे। एसिटाजोलामाइड क्या करेगी, उसके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करेगी। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, पहला यूज हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस किसमें ले लिया, ग्लूकोमा में ले लिया। ठीक है, दूसरा देखें, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में से लिया जाता है। ठीक है, तीसरा है टू एल्कलाइन यूरिन इन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये तीन काम जो है वो कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट है बच्चों, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन रैशेस, फीवर, ड्राउजीनेस और हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों होगा, क्योंकि ये अपने साथ क्या करेगा, पोटेशियम को भी क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, इसलिए पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, और हेडेक और रीनल स्टोन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों, क्योंकि
बाइकार्बोनेट जो है बनेगा नहीं, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होगा, यूरिन के साथ एक्सीट आउट हो जाएगा, तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए क्या क्या है। पहले है लीवर डिजीज। देखिए लीवर डिजीज में कभी भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को नहीं दिया जाता। हेपेटिक कोमा में भी प्रेसिपिटेटिंग प्रेशर विद सीरियसिस ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ NH3 इन एल्कलाइन यूरिन। NH3 मतलब होता है बच्चों अमोनिया, ठीक है। देखिए सोडियम जब उसके साथ ऐड हो जाता है तो एक तो होता है ल्यूमन के अंदर, एक होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, NH3 का फॉर्मेशन के बाद वो उसके साथ रिएक्ट करके यूरिन के साथ आउट हो जाता है, ठीक है, ठीक। लेकिन जब वो वहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, NH3 बनेगा नहीं, एक्सक्रीट आउट होगा नहीं, तो जिसकी वजह से लीवर डिजीज में जो NH3 है उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड यहाँ पे किया गया है। COPD में वर्सनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन, ठीक है, ड्यू टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। ठीक है, सीओपीडी में बच्चों क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण क्या होगा, पेशेंट को क्रॉनिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिड उसका जो पीएच बैलेंस है वो क्या होगा, पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होगी। तो सीओपीडी में भी इसको नहीं देना है, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों, हमने पहली क्लास ऑफ ड्रग्स हम लोगों ने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर पढ़ ली है, ठीक है। ये हमारा पहली क्लास ऑफ ड्रग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताया, ठीक है, और कैसे ये एक्ट करता है, कैसे इसकी कहाँ यूज होता है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये बात हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में पढ़ी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एसिटाजोलामाइड है, ठीक है। देखिए बहुत सारी ड्रग है, एसिटाजोलामाइड है, मेटाजोलामाइड है, बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन जो आपको मेन जो याद रखनी है एसिटाजोलामाइड, और जो जोलामाइड है पीछे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इसको क्या करता है कि इस क्लास ऑफ ड्रग्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है या फिर उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स है ड्रग्स एक्टिंग इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग, ठीक है, उनको बोलते हैं लूप डायरेटिक्स, ठीक है। जो ड्रग्स असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उन ड्रग्स को हम लोग क्या कहते हैं, लूप डायरेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लूप डायरेटिक्स, जिसमें आता है फ्यूरिसामाइड, ग्लूटामाइड, टोरेसामाइड, ठीक है। ये सारे ड्रग्स किसके अंदर आती है, लूप डायरेटिक्स के अंदर आते हैं। और एथाकानिक एसिड, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में, हम लोग कुछ बात करेंगे। लूप ऑफ हेनले के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लूप डायरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं लूप डायरेटिक्स की। ठीक है, लूप डायरेटिक्स में क्या है बच्चों, आपको एक पैथोफिजियोलॉजी में बताता हूँ। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं लूप डायरेटिक्स काम कैसे करता है, ठीक है। इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए लूप डायरेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन कौन सा है, नेफ्रॉन का ल्यूमन है, हम लोगों ने बताया था ना। ये देखिए ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, ठीक है। ये बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे पीसीटी है, डीसीटी है, ठीक है। तो जो नीचे होता है वो होता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले का ल्यूमन है, समझ गए। और ये क्या है, सेल है, इसके बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
इसको क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए सेल से जब भी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, बेसिकली सोडियम और जो क्लोराइड होता है, ठीक है, जब वो बाहर जाता है तो यहाँ पे एक चैनल होता है, यहाँ पे एक चैनल होता है, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीज। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज होता है, कहाँ पे, सेल में, जिसके कारण यहाँ से सोडियम क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। सेल से क्या होता है, सोडियम बाहर की तरफ जाता है, इस वाले चैनल से सोडियम पोटेशियम एटीपीज से। ये सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया। अब सेल से सोडियम जब बाहर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम ग्रेडियंट जो होता है वो कम हो जाता है। सोडियम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सोडियम ग्रेडियंट होता है, सोडियम ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सोडियम ग्रेडियंट यहाँ पे जैसे ही कम होता है तो यहाँ से क्या होता है, जो ल्यूमन है, जहाँ पे नेफ्रॉन में जो ब्लड का जो क्लीनिंग हो रही है, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये रीअब्सॉर्ब कैसे होता है बच्चों, देखिए, ल्यूमन से सोडियम को कहाँ जाना है, ल्यूमन से सोडियम को कहाँ जाना है, सेल के अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट सोडियम का कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से सोडियम क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, और सोडियम ल्यूमन से सेल में जब जाएगा तो यहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, एक चैनल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, ये क्या करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर डाल देता है। समझ गए मेरी बात को। और जो बाकी जो पोटेशियम होता है, एक्स्ट्रा पोटेशियम होता है, ये यहाँ से क्या होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है बच्चों। ठीक है, सेल के अंदर सोडियम कम हुआ क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपी से क्या हुआ, सोडियम सेल से बाहर चला गया। ठीक है, अब सोडियम क्या है, ल्यूमन, कौन सा ल्यूमन, हमारे जो नेफ्रॉन का ल्यूमन है, लूप ऑफ हेनले है, वहां से कैसे सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा सेल में। ये देखिए, सेल में रीअब्सॉर्ब होने के कारण कैसे होगा, सोडियम पोटेशियम और टू क्लोराइड, ये क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, ये क्या होगा, अपने साथ सोडियम को लेके जाएगा और यहाँ रीअब्सॉर्ब कर देगा, यहाँ रीअब्सॉर्ब कर देगा। इस मीडियम जो क्या है, इस मीडियम का नाम आप याद रखें, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड। ये एक मीडियम होता है, ये सोडियम को क्या करता है, अंदर लेके जाता है, और अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ तक इसकी ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। अब लूप ऑफ हेनले समझने में हम लोगों को क्या होगा, इजी हो जाएगा। देखिए, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये देखिए, सोडियम क्लोराइड, ये जो एक यहाँ से ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज, यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम जो एटीपीज है, इससे चैनल से क्या है, सोडियम बाहर आएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम और टू क्लोराइड क्या होगा, ये एक क्या है, एक चैनल है, इससे क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा और सोडियम क्या होगा, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा दोबारा से, और क्लोराइड और पोटेशियम क्या होगा, दोबारा से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं लूप डायरेक्टिक्स को। पहले लूप डायरेक्टिक्स को लूप डायरेक्टिक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारे लूप ऑफ हेनले में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइट्स ऑफ एक्शन इज द असेंडिंग लीफ लूप ऑफ हेनले, और लूप डायरेक्टिक्स बाइंड टू ल्यूमिनेट विद सोडियम एंड पोटेशियम और टू क्लोराइड
co-transporter blocks its function. This is an increased excretion of sodium chloride in urine. ठीक है, अब जो ये ड्रग्स हैं लूप डायरेटिक्स, ये क्या करती हैं, इस जो ये चैनल है, कौन सा चैनल है, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड, ये जो चैनल है जिसकी वजह से क्या है, सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से सोडियम क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्ब हो रहा था, उसको इस चैनल को ये लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक करने के बाद ये तीनों कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और यूरिन के साथ क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, the tubular fluid reaching the DCT contains large amount of sodium, hence the more sodium exchange with the potassium loss। ठीक है, पोटेशियम में यहाँ से क्या होगा, लॉस होगा कभी, और ऊपर से कुछ पोटेशियम क्या होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, furosemide has weak carbonic anhydrase inhibitor। ठीक है, they also increase the excretion of calcium and magnesium। ठीक है, लूप डायरेटिक्स आर कॉल्ड हाई सीलिंग डायरेटिक्स। देखो बच्चों, इनको हाई सीलिंग डायरेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स में ये सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये इनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हाई सीलिंग डायरेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज देख लेते हैं। ठीक है, लूप डायरेटिक्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ रीनल हिपैटिक एंड कार्डियक एडिमा। देखो एडिमा क्या, देखिए एडिमा मतलब क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, रीनल में क्या होता है, रीनल में जैसे आपको मैं बता दूं, क्रॉनिक रीनल फेलियर के कंडीशंस होती हैं, रीनल फेलियर की कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या होता है, किडनीज वर्क नहीं कर पाती है। ठीक, किडनीज वर्क नहीं करती है तो जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड होने के कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब डायरेटिक्स आप पेशेंट को दोगे तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल देगा, चाहे वो इन केस ऑफ किडनी फंक्शन हो या फिर इन केस ऑफ रीनल, इन केस ऑफ कार्डियक एडिमा, इन्फेक्शन ऑफ कार्डियक एडिमा हो। क्योंकि कार्डियक एडिमा में भी आपको हार्ट का जो वर्कलोड है उसे कम करना होता है। हार्ट का वर्कलोड आप कैसे कम कर सकते हो, आप ब्लड के वॉल्यूम को कम कर सकते हो, यानी ब्लड को नहीं बाहर निकालना है, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है उसको आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इंट्रावेनस furosemide along with isotonics used to for hypercalcemia as it promote the excretion of calcium। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ठीक है बच्चों, पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, आपका फ्लूइड जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे, पल्मोनरी में। पल्मोनरी में कहाँ पे, तीन जो लंग्स होता है, जो पेरिकार्डियल होता है, जो 3 लेयर होती है, जिसमें लास्ट वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ठीक है, लूप डायरेटिक प्रोड्यूस भी रिलीफ फ्रॉम द पल्मोनरी एडिमा, यानी ये भी क्या करेगा, फ्लूइड को क्या करेगा, बॉडी से कम करेगा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में भी पेशेंट को क्या होगा, रिलीफ होगा। लूप डायरेटिक्स में भी यूज इन सेरिब्रल एडिमा बट IV मैनिट्रोल इज प्रीफर्ड। मैनिट्रोल के बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ऑस्मोटिक डायरेटिक में आता है। हाइपरटेंशन में लूप डायरेटिक्स कैन बी यूज्ड इन हाइपर एसोसिएटेड विद सीसीएफ, रीनल फेलियर एंड इन हाइपरटेंशन इमरजेंसी। हाइपरटेंशन में क्या होगा, हाइपरटेंशन किसी भी कॉज के कारण हो सकता है, रीनल फेलियर के कारण हो सकता है, या फिर जो कार्डियक में जो कोई डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सब ये यहाँ से क्या करता है, जो हमारे जो डायरेटिक्स हैं, मेन से लूप डायरेटिक, ये क्या करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को कम करते हैं, जिसकी वजह से इन पे लोड कम पड़ता है। ठीक है, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Furosemide is not preferred in uncontrolled primary HAP because it is a short duration of action. Loop diuretics can be used in mild hyperkalemia. हाइपरकैलेमिया में क्यों, क्योंकि पोटेशियम को भी एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेशियम लेवल जो है कम होगा। हाइपरकैलेमिया मतलब होता है पोटेशियम लेवल मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ठीक है, मतलब एडवर्स इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं। लूप डायरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया, ठीक है,
देखिए हाइपोकैलेमिया क्योंकि पोटेशियम लॉस होने के कारण क्या होता है, पेशेंट को पोटेशियम की क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, इट कैन कॉज फटीग, मस्कुलर वीकनेस, कार्डियक एरिथमिया, स्पेशली पेशेंट टेकिंग डिटेल्स कैन बी ट्रीटेड विद पोटेशियम सप्लीमेंट। ठीक है, आपको पता है देखिए पोटेशियम क्या होता है, हमारे मसल फंक्शनिंग के लिए, कार्डियक मसल फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। अगर पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी में तो हार्ट में सबसे पहले इससे क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। हार्ट में क्या हमको देखने को मिलेगा, एरिथमिया हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि सोडियम का लॉस होता है तो इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया का अगर कोई भी सोडियम पेशेंट का डिक्रीज हो जाए तो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारे न्यूरो फंक्शन में होता है। तो न्यूरो फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया का पहला साइन होता है। हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, क्योंकि ये क्या करता है, मैग्नीशियम को और कैल्शियम को भी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, द मेटाबॉलिक डिस्टर्ब इंक्लूड, ठीक है, हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है, और हाइपर लिपिडीमिया। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखिए इंटरेक्शन, देखिए क्या है ड्रग का इंटरेक्शन फ्यूरेसेमाइड का कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी किसमें, अगर आप फ्यूरेसेमाइड को डिऑक्सिन के साथ देते हो तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, फ्यूरेसेमाइड को अमाइनो ग्लाइसाइड के साथ दोगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, पेशेंट के जो सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है बच्चों, साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स। ठीक है, क्या होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, फ्यूरिसमाइड अगर आप NSAIDs के साथ दोगे तो ड्यूनिस इफेक्ट ऑफ LD। फ्यूरिसमाइड अगर लिथियम के साथ दोगे तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। और फ्यूरिसमाइड एमालोराइड के साथ दोगे तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली दो आपको याद रखें, लिथियम टॉक्सिसिटी याद रखनी है। ठीक है, आपको ऑटोटॉक्सिसिटी इसकी याद रखनी है, और डिजॉक्सिन के साथ भी, ये तीन के साथ क्या करता है, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को या टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में, थोड़ा किडनीज के बारे में। डायबिटीज़ में पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एमिटर, उसका पूरा मैंने इक्वेशन आपको समझाई। दूसरा हम लोग पढ़ा कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन लूप डायबिटिक्स। लूप डायबिटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। लूप डायबिटिक्स में मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम ATPase एक चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड एक चैनल होता है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आता है और क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये सब अब आज हम लोगों ने पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग इसके दो जो क्लासिफिकेशन 3 और हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।